नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है कि जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज अर्ल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अधिक बड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़, सभी साम्यवाद के अवरोधक की नीति का परिणाम थे। चार्ल्स लर्च के अनुसार संयुक्त राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया। विश्व में किसी भी भाग में जहां सोवियत संघ और चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, वहां संयुक्त राज्य विरोध करने के लिए कृत संकल्प था। इस नीति के क्रियान्वयन ने अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए और दक्षिण पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए, लैटिन अमेरिका में विशाल स्तर पर दीर्घकालिक विकास सहायता योजनाओं का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक मामले में साम्यवादी विस्तार को निरुत्साहित करने की भावना इसका एक स्थायी तत्व है। सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रीय संधियों का निर्माण किया। इसमें प्रमुख संधियां हैं रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट, सैंटो संधि आदि। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यवहारिक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला सीट संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियां की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया और 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प है। अमेरिकी पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणतंत्र को इस संगठन में शामिल किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। इसे हम डॉलर कूटनीति के नाम से भी जानते हैं। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। और तीसरा है आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें सबसे पहला है उदार पट्टा कार्यक्रम। उदार पट्टा कार्यक्रम के अंतर्गत
दी जाने वाला अमेरिकी आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक 49.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी और इसमें सहायता प्राप्त करने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। दूसरी है मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में 20 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। तीसरा है 4 सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति कैनेडी ने शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। प्रगति के लिए मैत्री, यह योजना लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी विदेश नीति का चौथी विशेषता है मानवाधिकारों का समर्थन। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ जोड़कर देखा। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की भी स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली और अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार दखल या हस्तक्षेप किया। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखते हुए 1983 में ग्रेनेडा में और 1989 में पनामा में दखल किया। अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल किया और तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वहां 14,000 नौसैनिक भेजे। इसके अलावा अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता यह भी रही है कि उसने निरंतर विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति का अनुसरण किया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MGCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के संगठन ग्लाब कांसियास को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में शामिल किया और फिर रूस पर दबाव डाला कि वो भारत से अपने समझौते को रद्द करवा दे और उसके बाद ऐसा ही हुआ। रूस ने भारत के साथ अपने जो समझौता किया था उसको रद्द कर दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना था। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे और ईरान को परमाणु रिएक्टर्स बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित कर दिया। अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि और CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। पिछले लगभग दशकों में
एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। उनके कारण भी इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण यह भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया है। इसकी 8वीं विशेषता है आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा, आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। इसकी 9वीं विशेषता है आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित या डिपेंडेंट और उपग्रही यानी सैटेलाइट राज्यों की स्थापना और सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति विश्व पर कब्जा करने की नहीं है, लेकिन वह जहां तहां युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान में, इराक में, और उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और स्वयं वहां से हट जाता है। इन सभी विशेषताओं के मूल में है 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता अमेरिका फर्स्ट नीति। ट्रंप ने जनवरी 2017 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले भाषण में आधिकारिक रूप से अमेरिका फर्स्ट नीति का आरंभ किया। यह बेहद राष्ट्रवादी नीति है जो अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखती है। ये सभी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी रूपों में अमेरिकी राष्ट्रवाद की बात करती है। अमेरिका फर्स्ट के नारे का इतिहास बहुत लंबा और विवादास्पद रहा। 1916 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था, तब राष्ट्रपति चुनाव अभियान में हैरोल्ड विल्सन ने देश में युद्ध विरोधी और अलग थलग रहने वाली भावनाओं को काबू में करने के लिए अमेरिका फर्स्ट नारे का इस्तेमाल किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान येल विश्वविद्यालय के छात्रों ने अमेरिका फर्स्ट कमेटी AFC का गठन किया था। 2000 में राष्ट्रपति चुनावों के लिए अभियान के दौरान रिफॉर्म पार्टी के प्रत्याशी पैट बुकानन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाओं को खत्म करने की वकालत करते हुए इस नारे का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी मैकेन ने अपने चुनाव अभियान में कंट्री फर्स्ट का इस्तेमाल किया और रीगन ने 1980 के अभियान में कहा था कि हम अमेरिका को एक बार फिर महान बनाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति से जुड़े अपने भाषणों में इस जुमले का इस्तेमाल बार बार किया। इस तरह अमेरिका फर्स्ट केवल तीव्र अमेरिकी राष्ट्रवाद का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि अलग थलग रहने, संरक्षणवाद और हस्तक्षेप नहीं करने की बात भी कहता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।